हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पर। देखिए, आज हम क्या करने वाले हैं। अभी से जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, मेरा यहाँ पे कोशिश रहेगा कि मैं आपको सब्जेक्ट करवाऊँ जो कि प्री एंड मेंस दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और धीरे धीरे रिवीजन के साथ आपको मेरा कराने का वे निमोनिक्स सब समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा लॉ ऑफ लिमिटेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिमाचल के मेंस के लिए एंड छत्तीसगढ़ जो कि अभी 18 मई को शेड्यूल है, बट पता नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। तो आप सबको पता है उनमें इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज है और ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, कैसे है, किन मैगजिम्स पर बेस है, अगर आपके पास आंसर आते हैं तो उसको कैसे लिखना है। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई एक्ट पढ़िए, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, उसकी स्कीम समझिए। जैसे द लिमिटेशन एक्ट 1963 है। अगर जैसे क्वेश्चन आ सकता है प्री के हिसाब से, आप कितने क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको करवा सकती हूँ। 1963 एक्ट है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए एक्ट नंबर कौन सा था, तो इस 63, ये जो 2 डिजिट है इनको उल्टा कर दीजिए, एक्ट नंबर 36। लिमिटेशन एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963 था, ठीक है। ये किन दो मैगजीम्स पर बेस है? ये दो मैगजीम्स पर बेस है। पहला, इंटरेस्ट रिपब्लिका उड सिट फिनिश लिटिम। इसका मतलब क्या होता है? इट इज इन द स्टेट ऑफ इंटरेस्ट टू लिमिट द लिटिगेशन। जब भी आप अपना मेंस आंसर राइटिंग करें और जहाँ पर लिमिटेशन का क्वेश्चन आए, तो अगर वहाँ पर आप अपने आंसर में मैगजीम्स को इंसर्ट करते हैं या फिर उनके मीनिंग को, अगर आपको मीनिंग भी याद रहता है, मे बी लैटिन लैंग्वेज आपको ना समझ में आए, अगर आप मीनिंग भी ऐड कर देते हैं कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन कम से कम हो या फिर मल्टीपल लिटिगेशन ना हो या एक टाइम के बाद उनका एंड हो, तो इसी की स्कीम पर बेस है लिमिटेशन एक्ट। या फिर ये प्री में भी सीधा ये मैगजिम पूछ ली जाएगी, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा है वो करेक्ट करना होता है। अगली मैगजिम जो हमारे काम की है, ये सबने की होगी, लिमिटेशन एक्ट। ये मोस्ट स्टार है। इसकी अगर आपको लैटिन लैंग्वेज रिकॉर्ड कर पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो, तो प्लीज़ लिखिए, अदरवाइज इसका मीनिंग तो ज़रूर समझ लीजिए। इसका मतलब होता है लॉ हेल्प दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स, नॉट दोज हु आर नेग्लेक्टेड दैम। मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन किस चीज़ पर बेस है? लॉ ऑफ लिमिटेशन एक सीधी सीधी थ्योरी अपनाता है। आपको कुछ राइट दिए गए हैं, आपके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। जो भी आपके राइट हैं आप टाइमली क्लेम कीजिए। ये नहीं है कि आप उठ के आए 10 साल बाद कि सर मेरा ये क्लेम था, मेरे को मनी रिकवरी करा के दीजिए। अगर आपने किसी को उधार मनी दी है, पैसा दिया है, तो उसको रिकवर करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसा नहीं है आपके दादाजी ने दिया था और अब आप जाएं किसी के पास और कहें कि मुझे मनी रिकवरी करके दो, तो वो नहीं होगा। इस तरीके से दो मैगजीम्स हैं। आगे चलते हैं। लॉ ऑफ लिमिटेशन किस कमीशन की रिपोर्ट पर आया था? लॉ कमीशन, थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर आया था। जो भी मीन्स आंसर राइटिंग लिखेंगे, अगर मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्ट पूछ लिया जाए, तो वहाँ आपको ये बताना होता है, वहाँ पे आपको बताना होता है कि किस स्कीम पे बेस है, किस मैगजीम पे बेस है। अगर आप अपना जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस या फिर आंसर इन चीज़ों से शुरू करते हैं ना, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। लो कमीशन की रिपोर्ट जो कि 27 जुलाई 1956 को सबमिट हुई थी, उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई थी। जो प्रीवियस एक्ट था ना, जब मैं आपको लिमिटेशन लॉ की हिस्ट्री कराऊंगी कि पहले कैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन आज के रूप में आया, ये एकदम से नहीं इवॉल्व हुआ है। मैं सबसे पहले आपको करवाया क्या है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन मतलब कौन सा एक्ट हमको पढ़ना है, क्या ये कोडिफाई है। कुछ लोगों को ना कोडिफाई लॉ और अनकोडिफाई लॉ में भी नहीं पता होता है अंतर। देखिए, जिन एक्ट को कोडिफिकेशन मतलब होता है जिन एक्ट का एक एक्ट बना दिया गया है, कोडिफाई कर दिया गया है, रूल रेगुलेशन बता दिए गए हैं, सिर्फ उन पर्टिकुलर सेक्शंस को पढ़ना होता है, वहाँ से इंटरप्रिटेशन निकलती चली जाती है। बट दूसरी तरफ ऐसे कुछ लॉ होते हैं जो कि कॉडिफाई नहीं होते, वो थ्योरेटिकल फॉर्म में हैं। उनकी एसेंस कहाँ से निकलेगी? पर्टिकुलर लॉ को पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम लॉ में जो, जैसे हम
अदर अदर जैसे बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं, महर पढ़ते हैं, ये मैरिज के कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो भी कुछ भी पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनकॉडिफाई है, जिनके ऊपर रूल रेगुलेशन अभी बनाए नहीं गए हैं, एक्ट नहीं बनाया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो कॉडिफाई है, क्योंकि उसमें प्रोसीजर बता दिया गया है। तो इसी तरीके से लॉ ऑफ लिमिटेशन हमारा अनडाउटली अनकोडिफाइड लॉ है, और इसका एक एक्ट नंबर है। ये कब से, कौन से वाला हम पढ़ रहे हैं? 1963 वाला। क्या इससे पहले भी कुछ थे? हाँ थे। उनकी हिस्ट्री क्या थी? मैंने अभी आपको बताया 2 मैगजीम जिनके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन बेस है। जब भी आप कोई एक्ट पढ़िए तो आप बिल्कुल ओरिजिन से पढ़िए, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िए, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से शेड्यूल से हमें ये लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल 7 एंट्री नंबर 13 एंट्री नंबर 3 लिस्ट नंबर 3 एंट्री नंबर 13 से ये लिया गया है। कब ये फोर्स में आया था? जब भी कोई एक्ट पढ़िए तो डेट याद रखिए, प्रेसिडेंट से असेंट कब मिली, और दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी होती है? कम इनटू फोर्स, कि वो फोर्स में कब आया, वो लागू कब से हुआ। अगर मान लो प्रेसिडेंट से असेंट मिल गई थी लेकिन फोर्स में नहीं आया था, तो उस एक्ट को लागू नहीं मानते हैं हम। यहाँ पर हम दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? 2 मैगजीम्स, कौन सी लॉ कमीशन की रिपोर्ट से आया था, और वो रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? एंट्री नंबर शेड्यूल 7 एंट्री 3 लिस्ट नंबर 13, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये जो कंकरेंट लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके ऊपर बेस है। दोनों स्टेट और सेंटर दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखिए लॉ ऑफ लिमिटेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो हमें यहाँ पर 3 चीज़ों से क्लियर हो जाएगा, 4 चीज़ों से। पहला, डोरमेंट क्लेम जो हैं वो क्रूएलिटी हो जाते हैं जस्टिस की बजाय। अब ये मेंस राइटिंग में आपके बहुत काम आएगा, इन चीज़ों को आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। होता क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास लॉ ऑफ लिमिटेशन, या फिर आप वैसे भी कोई केस आया मान लीजिए, उसमें जहाँ पे हमें क्लेम रिजेक्ट करना है, तो हम वहाँ पर इन लाइंस को ऐड कर सकते हैं कि देखिए, अगर डोरमेंट क्लेम मतलब ऐसे पड़े रहे कोई क्लेम जिनको आपने डिमांड नहीं किया बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो वो अगर आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्लेम कर रही हैं, तो वो राइट की बजाय, जस्टिस देने की बजाय क्या बन जाते हैं? क्रूएलिटी। दूसरा, डिफेंडेंट माइट हैव लॉस्ट द एविडेंस टू डिस्प्यूट द स्टेट क्लेम। ऑब्वियस सी बात है, सपोज कीजिए ये एक पर्सन है, इसका कोई राइट था, कब? 35 साल पहले, 35 ईयर हो गए हैं इसको, मनी रिकवरी ही लगा लीजिए। ये अब इस आदमी के पास आया है, क्या करने? अपना मनी रिकवरी का सूट डालने के लिए बोलता है कि मेरा राइट था, मैंने तुझे उस तारीख 35 साल पहले इतने पैसे दिए थे, प्लीज़ मुझे वापस दे। अब मुझे बताइए कि अगर इसको अपनी डिफेंस करनी भी हो कि भाई ना मैंने उसी साल दे दिए थे या कुछ भी कर दिए थे, अब 35 साल बाद ये क्या रिकॉर्ड निकाल के लाए, क्या एविडेंस निकाल के लाए? आज हम जो टेक्निकल ईरा में जी रहे हैं, यहाँ पर 2 साल बाद तो फ़ोन बदल जाते हैं, हमारे पास और डॉक्यूमेंट्स तो बहुत कम बच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता नहीं है कि इसके पास क्या एविडेंस बचा होगा, क्या ये अपनी डिफेंस में लेगा? तो लॉ ऑफ लिमिटेशन इसी चीज़ की बात करता है कि अगर एक लंबे पीरियड के बाद आप आते हो राइट क्लेम करने, डिफेंडेंट क्लेम क्या करेगा? बचाएगा क्या? तो दूसरी चीज़ हमारी ये है, ए पर्सन विद ओनली गुड कॉज ऑफ एक्शन शुड परस्यू देम विद। तीसरा हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, देखिए जब हम लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ते हैं, जो भी पर्सन है अगर उसका गुड कॉज ऑफ एक्शन है वो टाइमली डिमांड करे। अगर एक कोर्स ऑफ एक्शन लॉन्ग पीरियड तक पड़ा रहा तो उसमें राइट ही क्या बच जाएगा, उस चीज़ की भी बात करता है। अगर हम यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें 2 बातें जाननी होती है। फर्स्टली, द राइट विच आर नॉट एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्ग टाइम आर सेड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, एंड सेकेंडली, द राइट विच आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी एंड राइट विच आर जर्नल शुड नॉट बी स्टेट कॉन्स्टेंट अनसर्टेनली। मतलब देखिए, जब हम लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ते हैं ना, तो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी हमें पढ़ना होता है। मैं आपको ना इन चीज़ों के बेसिक डिफरेंस होते हैं, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं आपको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि इनको पढ़े बिना अगर आप सीधा मतलब बेयर एक्ट पे जाओगे ना, बेयर एक्ट आपको सभी लोग करवा देंगे नो डाउट, बट कुछ एक टर्म्स हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन हो गया, एक्विसेंस हो गया, फिर लैचेस हो गया, लॉ ऑफ लैचेस,
लॉ ऑफ एस्टोपल, इन तीनों चारों चीज़ों में ना डिफरेंट मतलब माइन्यूट सा डिफरेंट है, बट बहुत से लोग इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या भला है। देखिए, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है कि पर्टिकुलरली आपको एक टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर आप अपने राइट को क्लेम कर दीजिए। रेमेडी की बात करता है, ना कि राइट की। इसीलिए तो हम आगे जब हम पढ़ेंगे वहाँ लिखा हुआ है एक लाइन जिसका पूरा मतलब इस पे पूरा मीन्स का क्वेश्चन बनता है। तो यही बात की गई है कि अगर एक ऐसा राइट है जो कि लंबे समय तक आपको डिमांड कर लेना चाहिए था, आपकी आंखों के आगे वो राइट जा रहा था, आप डिमांड नहीं करते, तो ये मान लिया जाता है कि वो राइट कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को मान लिया जाता है। सेकेंड टर्म इज कि अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट था और वो इन जनरल पड़ा रहा, आपने उसको क्लेम नहीं किया गया करा, तो ये माना जाएगा कि वो कांस्टेंट नहीं रहेगा एक लंबे टाइम तक, मतलब वो भी तो फ्लक्चुएट करेगा ना, आपको डिमांड कर लेना चाहिए था। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर यही बेसिक 4 ऑब्जेक्ट हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए लॉ ऑफ लिमिटेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप वो 2 मैक्सिम और ये 4 पॉइंट अगर इनको एक्सप्लेन करेंगे ना, जैसे मैंने अब छोटा सा बता दिया एक लाइन में, बट इनको इनकी पूरी कमेंट्री लिख दीजिएगा, आपका 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन बन जाता है ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कुछ पॉइंटर हैं। जब भी, मेरा मानना ये है, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ो तो उसको सिंपल पढ़ मत दो, उसके साथ साथ मतलब छोटे पॉइंटर होते हैं वो आपको ज़रूर करने चाहिए। जैसे अब लॉ ऑफ लिमिटेशन इज ऑब्जेक्टिव लॉ, आप सभी को पता है जो भी लॉ होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव, दूसरे होते हैं प्रोसीजरल, है ना। तो सब्सटेंटिव राइट क्या होते हैं, जिसमें राइट एंड रेमेडी बताई जाती हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपने ये किया, और दूसरी तरफ पनिशमेंट्स बताई जाती हैं अगर वो पिनल लॉ है, जैसे इंडियन पिनल कोड, और दूसरी तरफ सिविल लॉ का सब्सटेंटिव लॉ बताऊँ मैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे ही कुछ प्रोसीजरल लॉ होते हैं जो हमें, जो राइट सब्सटेंटिव राइट ने हमें, सब्सटेंटिव लॉ ने हमें दिए हैं, उनको डिमांड करने के लिए प्रोसेस बताता है, जो कि आप अपने राइट को इस तरीके से पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने चोरी की है, तो चोरी के एसेंशियल, थेफ्ट के एसेंशियल कहाँ बताए गए हैं, पिनल कोड में। बट अगर कोई चोरी करेगा तो एफआईआर कैसे लिखाई जाएगी, हम कोर्ट में कैसे जाएंगे, पुलिस के पास कैसे जाएंगे, एविडेंसेस कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सब कहाँ बताया गया है, प्रोसीजरल लॉ में। तो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल हैंड इन हैंड चलते हैं। लिमिटेशन कैसा है, ऑब्जेक्टिव, मतलब दोनों का मिक्सचर। कई जगह है, कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर राइट बताए गए हैं, कुछ एक ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर प्रोसेस बताया गया है, पर मेजरली अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रोसीजरल लॉ है। जैसे सेक्शन 27 है, वो क्या बताता है आपको, वो बताता है कि राइट कैसे अराइज हो जाएगा, राइट। तो वो एक सब्सटेंटिव लॉ ऑफ लिमिटेशन में हल्का सा छिटा है, बाकी सारा प्रोसीजरल लॉ है। दूसरा लॉ ऑफ लिमिटेशन कैसा लॉ है, लेक्स फॉरई, लॉ ऑफ फॉर्म। तीसरा फॉरम, फॉरम मतलब लॉ ऑफ कोर्ट, कोर्ट का लॉ है। तीसरा रूल ऑफ लिमिटेशन, दस विल ओनली बार द रेमेडी बट डज नॉट एक्सटिंग्विश राइट। ये अपने आप में एक मेन का क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि लिमिटेशन लॉ सिर्फ रेमेडी को बार करता है, ना कि राइट को। अब आपको आपके क्वेश्चन मेंस राइटिंग में एक लाइन ये दे दी गई, इसका क्या आंसर लिखोगे, कैसे शुरू करोगे। तो इसका आंसर लिखने का सीधा सीधा तरीका है, सबसे पहले आप इस लाइन को लिखिए, इसका मतलब बताइए कि हर आदमी के पास कुछ राइट होते हैं, कुछ उनको पाने की रेमेडी होती है, ठीक है। आपने ये लाइन एक्सप्लेन की, उसके बाद आप क्या बताएंगे कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ये कुछ रूल बताता है, जो कि सेक्शन 3 क्या बोलता है, जनरल रूल, और इसको सब्जेक्टिव किसके साथ पढ़ा जाता है, 4 to 24, कि भाई आप अपने राइट को क्लेम करने मत आइए एक सर्टेन पीरियड के बाद, अगर उसके बाद आप आते हैं आपके ऊपर बार लग जाती है। इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम बताएंगे कि कैसे आपका राइट खत्म नहीं होता बट रेमेडी खत्म होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्या देंगे, सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एग्जाम्पल देंगे। जैसे अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए थे तो आप अपने राइट को 3 साल के अंदर क्लेम कर सकते हैं, ये आप एग्जाम्पल देंगे। बट अगर आपका राइट टाइम बार्ड हो जाता है, मतलब कि 3 साल जा चुके हैं, टाइम जा चुका है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका एक्सपायर कर गया, उसके बाद आप अपने पैसों को रिकवरी करना चाहते हैं,
तो अगर कोई टाइम बार डेप्थ था, उसका कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है सेक्शन 25 एक्सेप्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तब भी अब आप अपने टाइम बार डेप्थ को क्लेम कर सकते हैं ना, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब राइट आपका रहा, आपको अदर वे में रिकवर करना था वो आप कर सकते हैं, बट कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते। राइट आपका, ये बात कहीं भी कोर्ट ये नहीं कहेगा कि भाई आपके जो आपको पैसा क्लेम करना चाहिए था वो खत्म हो गया है, आपका रिकवरी ऑफ मनी बचा हुआ है उस आदमी से, बट कोर्ट में आके जो एक मोड होता लीगल वे वो नहीं बचा आपके पास। तो राइट ऑफ आपका बार किया है रेमेडी को, ना कि राइट को। इस चीज को आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। 3 से लेके 4 से 24 को एक्सप्लेन करेंगे, सब्जेक्टिव अप्रोच दिखाएंगे, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे। अगर आपको कोई और एग्जांपल याद आता है जिसमें आपका राइट बचा रहता है बट रेमेडी अगर आपकी बार हुई है, तो आप उसको कैसे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मार्शलिंग होता है ना, सब्रोगेज होता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी बचती हैं, आप वो कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए मेरे हिसाब से ना आज के लिए हमें इतना ही करना चाहिए। जैसे अब लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, लॉ ऑफ लैचेस है, लॉ ऑफ एक्विसेंस है, लॉ ऑफ एस्टॉपल है, ये चारों चीज़ें मेरे हिसाब से मुझे आपको कल करानी चाहिए, क्योंकि ये अपने अपने आप में ना 5-5 नंबर का एक टॉपिक बन जाएगा। प्लीज़ आप लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन 25, 26, 27 साथ में रीड किया जाता है लिमिटेशन एक्ट का, इसको पूरा पूरा याद कीजिए। कैसे एक राइट अगर लंबे टाइम तक डोरमेंट पड़ा रहता है, आप उस राइट को क्लेम नहीं करते और कोई और पर्सन उसको एंजॉय कर रहा था, तो वो उसका राइट बन जाता है ना। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लॉ ऑफ लैचेस, लॉ ऑफ एस्टॉपल, इन सभी टर्म्स को मीनिंग आपको आना चाहिए, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट में और कुछ भी नहीं बचता है इन चीज़ों का, इन्हीं पे क्वेश्चन बन जाता है। ये मैं आपको कल पूरा एक्सप्लेन करूंगी। एक लाइन आती है, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज लॉ ऑफ रिपोज पीस एंड जस्टिस। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है? लॉ ऑफ रिपोज क्या होता है? लॉ ऑफ रिपोज होता है जो चीज़ जैसे है वैसे बसी रहे, मतलब स्टैटिक पोजीशन में। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन आपको यही तो कहता है कि एक सर्टेन टाइम में आप अपने राइट को क्लेम कर लीजिए। लॉ ऑफ पीस क्या होता है? लॉ ऑफ पीस लिमिटेशन एक्ट किस लिए है? देखिए, एक पर्सन है, उसको राइट टाइमली क्लेम कर लेना चाहिए, वो बाद में ना आए। अगर वो बाद में आता है, मतलब आपको नहीं लगता जो पर्सन जिससे राइट क्लेम कर रहा था, सपोज कीजिए इसका पोता हो गया अभी, मतलब राइट इससे क्लेम करना चाहिए था, इसकी सेकंड जनरेशन आ गई, आपका राइट तो अभी भी बचा हुआ है, आप आके इससे रिकवरी करना चाहे मनी की, तो आपको लगता नहीं है कि जस्टिस कहाँ हुआ? भाई किसी और की गलती थर्ड जनरेशन क्यों भुगतेगी अगर ऐसे ही मतलब क्लेम चलते रहे तो, डोरमेंट क्लेम चलते रहे तो। इन चीज़ों को रोकने के लिए जस्टिस यही कहता है कि क्रूएलिटी दोनों पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए। प्लेंटिफ का राइट है नो डाउट, बट हमें देखना तो डिफेंडेंट को भी है ना इन द एंड। तो इसीलिए ये एक क्या है, पीस को मेंटेन करता है और जस्टिस है। दूसरा, क्या लॉ ऑफ लिमिटेशन सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है? अगर आपका ऑप्शन ऐसा आता है ना प्री में, तो आप बेधड़क सिविल लॉ लगाइए, क्योंकि कुछ एक मैटर को छोड़कर लॉ ऑफ लिमिटेशन कैसा है, सिविल। ये कुछ एक एक्सेप्शंस है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। आर्टिकल 114, आर्टिकल 115, 131 एंड आर्टिकल 133 जो कि क्रिमिनल पॉइंट से डील करते हैं। बाकी सारा ये लॉ ऑफ लिमिटेशन कैसा है, सिविल लॉ। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टी, आप देखिए ये कैसा लॉ है। जैसे आईपीसी हम जब पढ़ते हैं, क्रिमिनल लॉ जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें अक्यूज के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना होता है। बट लॉ ऑफ लिमिटेशन कैसा है, दोनों पार्टी के राइट को मेंटेन करके रखता है। प्लेंटिफ के राइट को कैसे मेंटेन करता है? अगर आपका राइट है, आप एक सर्टेन पीरियड में आ जाओ, आपको देंगे रेमेडी। दूसरी तरफ 4 से लेके 24 तक 4 to 24 क्या बना दी गई है, एक्सेप्शन। अगर आपका राइट इनमें फॉल कर रहा है, ऑब्वियसली आप अपने राइट को सब्जेक्टिव अप्रोच अपना के वहां क्लेम कीजिए। दूसरा, डिफेंडेंट को भी डिफेंड कर रहा है, कैसे? एक सर्टेन टाइम के बाद प्लेंटिफ आपके सर पे तलवार नहीं लटकी रहेगी कि कभी भी आके भाई वो मेरे से क्लेम कर लेगा। क्यों? क्योंकि एक लंबा पीरियड चला गया है, डोरमेंट क्लेम है। अगर वो आदमी खुद अपने राइट के लिए विजिलेंट नहीं था, तो दूसरी पार्टी क्या करे, कोर्ट क्या करे? तो एक तरफ से दोनों पार्टी को प्रोटेक्शन देता है।
स्टैट्यूट्स ऑफ जस्टिस है, दोनों पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो स्टैट्यूट ऑफ जस्टिस तो ये ऑलरेडी है ही। लॉ ऑफ लिमिटेशन बार द रेमेडी बट नॉट डिस्ट्रॉय द राइट, ये मैंने लाइन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी कैसे, कि देखिए अगर आपका कोई राइट है, अब फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ का कंसेप्ट है ना, और काउंटर क्लेम का कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये डिफेंडेंट था और ये प्लेंटिफ था, प्लेंटिफ को मनी रिकवर करनी थी इससे, बट एक टाइम निकल गया है, बहुत समय हो गया है, उसने पैसा मांगा ही नहीं। अब कोई सूट फाइल होता है इसके खिलाफ, इसका पैसा अटका हुआ था, तो जब भी प्लेंटिफ इससे पैसा मांगने आएगा ये बोल सकता है ना कि भाई मेरे पहले वाले पैसे की क्या बात है जो तूने पहले लिए थे, तो चीज़ें सेट ऑफ हो सकती है, उसका राइट कहीं नहीं गया है। अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मैंने इसको पैसा दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसका राइट बचा रहेगा, बट रेमेडी का राइट उसका चला गया एक सर्टेन पीरियड के बाद। दूसरा लॉ ऑफ लैचेस, लॉ ऑफ लैचेस को मैं एक थोड़ा सा एक लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ लैचेस क्या होता है, आपका कोई राइट था, उसके ऊपर आप डोरमेंट हो गए हो, अभी नहीं आए हो, बहुत अननेसेसरी डिले जिसका आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अपील का राइट देख लीजिए, है ना, अपील आप एक सर्टन मतलब या तो 30 डे होता है या 60 डे होता है, या मैक्स टू मैक्स हम आपको 90 डे दे लेंगे, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। आप आते हो, एक सूट डिसाइड हो गया, उसके 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ता है हर कोई, सबको पता है। अगर कपल में डाइवोर्स हुआ था, ठीक है, उसके बाद डाइवोर्स हो जाने के बाद भाई मतलब कोई डिक्री आ गई है, अब दूसरी पार्टी ने कोई अपील नहीं की है ऊपर जाकर, तो क्या मान लिया जाएगा, डाइवोर्स को फाइनल मान लिया जाएगा। 3 साल बाद पार्टी की नींद खुली दूसरी पार्टी की, अरे मेरा डाइवोर्स हुआ था, मेरे पास अपील का राइट था, अब मैं जाके अपील करता हूँ। 3 साल बाद अगले ने दूसरी शादी कर लिया, अपनी गृहस्थी बसा लिया, और वो कहीं जाके रह रहा है, आपका राइट तो नहीं बचा। अब आप कोर्ट में आते हो कि सर मेरे को डिले हो गया है आने में, पर मैं अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, क्या यहाँ पर कोर्ट आपको आपका राइट देगा? नहीं देगा। यही है लॉ ऑफ लैचेस। दूसरा लॉ ऑफ एस्टॉपल, एस्टॉपल को आप आम भाषा में याद कीजिए स्टॉप से। लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है कोर्ट पर कि आप मैटर को एंटरटेन ही मत कीजिए जब दूसरा मैटर चला गया, पार्टीज पर लगता है। लेकिन लॉ ऑफ एस्टॉपल लगता है एक पार्टी पर जिसने अपने मुंह से कोई बात कही थी, या अपने कंडक्ट से कोई बात कही थी, या ऑन रिकॉर्ड कोई बात कही थी कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, और दूसरी पार्टी ने उसके फेथ में आकर कोई काम कर लिया है। तो अब जिसने काम कर लिया है और जिसने कुछ कहा था, वो झूठ कहा था मान लीजिए, तो वो अब इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं मैं नहीं मानता अब इस चीज़ को। तो लॉ ऑफ एस्टॉपल आपको क्या करता है कि आपको रोकता है, आपने अगर एक बात कुछ कह दी है, दोबारा उस बात से आप रिवर्ट मत कीजिए। आपको एक तरफ जैसे बोला जाता है ना, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाने दिया जाएगा। आप नहीं कह सकते मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए। एक बात बोल दी, उस बात पे दूसरी पार्टी ने अगर कुछ कर लिया है, कोई एक्शन ले लिया है, तो अब आप अपनी बात पे मुकरिए मत। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए ये ए है, ये बी है। ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने कहा कि सर मैं आपको ये घर, मेरा ये वाला घर 3 लाख में बेच दूंगा। बी ने खुशी खुशी इसको 1 लाख रुपए बयाना दे दिया, रजिस्ट्री अभी हुई नहीं है। बाद में एक ही नॉलेज में आता है, अरे भाई तू बहुत सस्ते में ये घर दे रहा है, ये घर की वैल्यू कम से कम 10 लाख है। अब इसने उस चीज़ के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बी ने एक्शन ले लिया है, लड्डू बंटवा दिए हैं, ये कर दिया। क्या अब ए को अपने प्रॉमिस से मुकरने का मौका दिया जाएगा? यहाँ पर लॉ ऑफ एस्टॉपल लगेगा। अगर लिमिटेशन उसकी हेल्प कर सकता है तो, रजिस्ट्रेशन हो गया है तो। आगे लॉ ऑफ एक्विसेंस। एक्विसेंस क्या होता है? कई बार पार्टी खुद ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 भाइयों का हिस्सा था, पार्टी खुद ही आपको अपना राइट एंजॉय करने देती है, बाद में आती है रोते रोते आपके पास कि सर मेरा राइट तो मेरा खा लिया है इसने, अब मेरे को राइट दिलवाइए, मेरा राइट था। भाई आप पहले क्यों हाँ में हाँ मिला रहे थे? जब आपको पता है आपका राइट था तो आपको राइट देना नहीं चाहिए था। यही बात है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्लॉट है, यहाँ पर आपका पड़ोसी, इसको यहाँ दीवार बनानी चाहिए थी।
आपका पड़ोसी ने क्या किया कि इस एरिया में दीवार बनाई, मतलब आपका इतना हिस्सा कब्जा लिया। जब ये हिस्सा कब्जा रहा था, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, यहाँ मतलब ईंटें गिराई जा रही थी, मिस्त्री मसाला लाया जा रहा था, ये आप और आपका पड़ोसी रोज बैठ के इकट्ठे चाय पीते थे। अरे भाई इतना काम पूरा हो गया, अरे भाई इतना काम पूरा हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, बाद में 4 साल बाद, पहले तो एक्विसेंस किया, इसके सामने सब राइट हुआ, इसने एक बार भी रोका नहीं, बाद में ये जाके कहता है सर मेरा इसने हिस्सा कब्जा लिया। जब आपकी जमीन ली जा रही थी, वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, वो अपने हिस्से में मर्ज किया जा रहा था, आप कहाँ थे? आप वहीं थे, बैठ रहे थे, देख रहे थे। आज बात बिगड़ी, आप आ गए कि मेरी जमीन थी, मैं रजिस्ट्री दिखाने को तैयार हूँ। क्या किया जाए बी का? उसकी पूरी बिल्डिंग, 4 मंजिला बिल्डिंग तैयार होगी है, क्या कोर्ट उसकी पूरी मंजिल को गिरवा देगा? तो ये होता है लॉ ऑफ एक्विसेंस। आई होप आपको टर्म समझ में आई होंगी। ये लॉ ऑफ लिमिटेशन का इंट्रोडक्टरी क्लास था। कल हम स्कीम ऑफ द एक्ट पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे कितने सेक्शन होते हैं, कैसे आर्टिकल होते हैं, कैसे उनको याद किया जाता है, कैसे चीज़ें याद होती हैं। तो चलिए जुड़े रहिए चैनल से। अगर आपको काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।